नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय वो संस्थान भारत सरकार की जो कि राजनीतिक रूप से बहुत चर्चा में रही है, जिसको खासी बदनामी झेलनी पड़ रही है अपने समन्स की वजह से, अपनी कार्रवाई की वजह से, राजनीतिक रूप से लगातार सवालों में घिरी हुई ये प्रवर्तन निदेशालय एक बार फिर से सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि इस बार प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां समन गया है, 7th समन्स। अब 7 समन बाद प्रवर्तन निदेशालय का यह कहना है कि अगर हेमंत सोरेन ने सवाल जवाब में कोऑपरेट नहीं किया, अगर वो साथ नहीं आए, तो इसके मायने सीधे सीधे ये होंगे कि वो जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं उनके खिलाफ एक प्रवर्तन निदेशालय की जांच चल रही, सिटिंग चीफ मिनिस्टर। तो अगर वो नहीं आते हैं, ऐसे में जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? क्या प्रवर्तन निदेशालय एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के लिए जमीन तैयार कर रहा है? हेमंत सोरेन की तरफ से क्या तर्क है? ऐसे ही और भी मुख्यमंत्री हैं जो कि इन तरीके के प्रवर्तन निदेशालय के सवालों के घेरे में आए। लेकिन हेमंत सोरेन क्या कहते हैं, और क्या ये एक बार फिर से ऑपोजिशन वर्सेस बीजेपी की लड़ाई का एक बड़ा मंच बन करके प्रस्तुत हो उठेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की अब तैयारी में है प्रवर्तन निदेशालय, और पूरी तरीके से उनको अपने चंगुल में करने की कोशिश कर रही है प्रवर्तन निदेशालय? सबसे पहले, इससे पहले कि हम और मेहमानों के पास जाएं, कुणाल सिंह के पास जाना चाहते हैं। रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं द रेड माइक के लिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर तनुज खत्री हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, डॉक्टर एम तौसीफ हैं कांग्रेस पार्टी से, आलोक वत्स नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। कुणाल, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, अगर आप हमें ये बता सकें कि ये जो समन दिया गया है प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से, ये समन क्या कहता है, वो क्या चाहते हैं, मामला क्या है, और क्या कहा है प्रवर्तन निदेशालय ने कि अगर वो नहीं आते हैं, जैसे वो पिछले 6 समन में नहीं आए, तो क्या हो सकता है? देखिए, अभी तक जो ईडी की जो कार्रवाई थी वो बहुत ही धीमी गति से चल रही थी। अगर मैं ईडी को कहूं तो एक घर के बड़े बुजुर्ग की तरह ईडी काम कर रही थी। जिस तरीके से एक समन भेजा गया जिसमें मुख्यमंत्री नहीं आए, 2 समन भेजा गया, मुख्यमंत्री नहीं आए, 6 समन भेजने के बाद भी मुख्यमंत्री की उपस्थिति जो है वो ईडी कार्यालय में नहीं हुई। ये मामला जो है वो जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही अवैध खनन के मामले में भी मुख्यमंत्री को समन जारी किया गया था, उसमें वो एक बार प्रस्तुत भी हुए थे, लेकिन जमीन घोटाले के मामले में वो एक बार भी प्रस्तुत नहीं हुए। पिछले अगर छठे समन की मैं बात करूं तो छठे समन में हम सारे पत्रकार जो है वो ईडी दफ्तर के बाहर खड़े थे और मुख्यमंत्री का जो काफिला था उनको सरकार अपने द्वार कार्यक्रम में जाना था, तो और वो ईडी कार्यालय और रांची का जो एयरपोर्ट है वो अगल बगल ही है, तो मुख्यमंत्री का सारा काफिला ईडी दफ्तर के सामने से गुजरता है, लेकिन वो ईडी दफ्तर नहीं जाते हैं, वो अपने कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए चले जाते हैं। तो जिस तरीके से मैंने कहा कि ईडी एक बड़े बुजुर्ग, घर के एक बड़े बुजुर्ग की तरह अभी तक काम कर रही है कि एक समन भेजा नहीं आए, 2 समन भेजा नहीं आए, अब जब 7वां समन भेजा है, एक्चुअली ये समन नहीं 7वां पत्र लिखा है, इस बार पत्र लिखा है ईडी ने, और उन्होंने पत्र लिख के मुख्यमंत्री से ये पूछा है कि आप 2 दिन के अंदर ईडी के सामने आइए और अपना बयान दर्ज कराइए, क्योंकि जमीन घोटाले का जो मामला है वो मुख्यमंत्री के बयान जब दर्ज होगा उसके बाद ही ये जो सारी ईडी की जो प्रक्रिया है या ईडी की जो पूछताछ है वो आगे बढ़ेगी। और इस पत्र में ईडी ने खास तौर पर ये भी लिखा है कि आपको अगर ईडी कार्यालय आने में दिक्कत है तो आप ईडी कार्यालय भले ना आए, आप एक ऐसी सुनिश्चित जगह को निर्धारित करें जो कि ईडी के लिए भी जाने में कोई कष्ट ना हो और आपको भी वहां आने में कोई कष्ट ना हो, वहां पर बैठ के हम आपका बयान जो है वो दर्ज करा लेंगे। अब इतनी विनम्रता से जब ईडी इतनी सारी पूछताछें कर रही है, लेकिन इस 7वें समन के बाद अब ईडी का जो रुख है वो थोड़ा हार्श होने वाला है, जो कि मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं,
क्योंकि अभी कल उनका जो एक बड़ा प्रोजेक्ट था सरकार आपके द्वार का समापन कल हो गया। अब इससे पहले के समय में वो बराबर यही दलील देते आए हैं कि वो अपने शेड्यूल में बिजी हैं। तो कल जिस तरीके से ये समा का भी 4 साल सरकार के पूरे हो गए और सरकार आपके द्वार जो शो है उसका भी द एंड हो गया। तो अब मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री के पास कोई ऐसी दलील बची है कि वो ईडी के सामने पेश ना हो। बिल्कुल। डॉक्टर तनुज खत्री, मैं आपके पास आना चाहता हूं और उसके बाद डॉक्टर तौसीफ, क्योंकि आप दोनों ही सरकार में हैं झारखंड में। डॉक्टर खत्री, पहले क्योंकि आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है, आपको क्या लगता है कि झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की अब योजना बना रही है प्रवर्तन निदेशालय? कुणाल का यह कहना है कि समन भेजे गए और वो सिर्फ इंक्वायरी करना चाहते थे, जवाब चाहते थे। वो जवाब ना दे करके खुद मुख्यमंत्री क्या कोई ग्राउंड्स तो नहीं दे रहे हैं ईडी को एक कार्रवाई करने के लिए? और अगर ऐसा है तो क्या आप खुद ही एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो? देखिए संकेत जी, कुणाल जी ने जो बातें बताई, उन बातों को अगर ध्यान से सुना जाए तो एक पुरानी बॉलीवुड मूवी की का याद आता है, राजकुमार साहब और दिलीप कुमार साहब का, सौदागर का। उसमें एक संवाद है कि तुम बताओ, जगह बताओ, समय बताओ, हम आएंगे। तो अब इस स्तर पर अगर चीजें होंगी और भारतीय जनता पार्टी डराने के लिए, धमकाने के लिए, सौदेबाजी करने के लिए अगर इस तरीके इतने निचले स्तर पर अगर जाएगी, तो हम समझते हैं कि झारखंड की जनता जो लगातार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ में है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जिस प्रकार से पिछले वर्ष भी लगातार आप सभी राष्ट्रीय चैनल और सभी राष्ट्रीय पत्रकार जितने थे सभी झारखंड में मौजूद थे। क्यों मौजूद थे? कि लिफाफा आया हुआ है, एक दिल्ली से लिफाफा चला है जिसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है, और वो राजभवन के पास वो लिफाफा है, लेकिन वो लिफाफे में क्या है ये नहीं बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। वो लिफाफा भी नहीं खुला और गवर्नर भी चले गए यहां से। तो आप बताइए ना कि आरोप क्या है? क्या किसी, ये तो मतलब इतना निचला स्तर पर चला गया कि एक चोर की तरह बिहेवियर किया जा रहा है। मतलब अगर आज आपके साथ जो लोग नहीं हैं, आपका साथ जो लोग नहीं देना चाहते हैं, आपके कुकर्मों का पार्ट जो नहीं बनना चाहते हैं देश के अंदर में नेता, उनको आप समन भेजेंगे, उनको आप केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से डराने और धमकाने का काम करेंगे। तो ये झारखंड है, हम एक मिसाल कायम करेंगे और हम डरने वाले नहीं हैं। आपको जो करना है कीजिए, और आपके में इतनी ताकत है तो मुख्यमंत्री आवास का पता है सबके पास। मुख्यमंत्री कल भी मोराबादी मैदान में थे, हर दिन सार्वजनिक कार्यक्रमों में होते हैं। आइए और गिरफ्तार करके ले जाइए अगर आपकी मंशा आई है तो। और अगर है आप में हिम्मत कि एक चुने हुए, एक लोकप्रिय, एक आदिवासी मुख्यमंत्री अगर आपसे नहीं पच रहा है तो आप आइए, करके दिखाइए गिरफ्तार। लेकिन नहीं, आपके पास आज देश के अंदर में मुद्दा नहीं है। छगन भुजबल का केस ईडी वापस ले लेती है। डॉक्टर खत्री, आपकी बात से ऐसे लग रहा है जैसे कि आप आलोक वत्स जी की पार्टी को और केंद्र सरकार को एक खुली चुनौती दे रहे हैं कि आओ और गिरफ्तार कर लो, ताकि और अक्सर ऐसे लगता है कि जब इस तरीके की बात कही जाती है आलोक वत्स, तो ये ललकारने वाली बात होती है कि गिरफ्तार करो, उसमें जो सिंपैथी है और ब्राउनी पॉइंट्स हैं वो हमें मिलेंगे कि एक अभी जैसे डॉक्टर खत्री ने भी बोल दिया, लो एक्शन एक आदिवासी के खिलाफ। तो क्या चुनाव से पहले, क्योंकि झारखंड में भी अभी चुनाव होने वाले हैं, 2024 सिंहासन 24 में झारखंड की भी कथा लिखी जाएगी, तो आलोक वत्स, आपको लगता है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और वहां की सरकार खुली चुनौती दे रही है प्रवर्तन निदेशालय को कि भेजो समन, हम इन 7 समन बाद एक ऐसी परिस्थिति चाहते हैं कि आप एक्शन लें, आइए गिरफ्तार करके दिखाइए? आपका जवाब। देखिए संकेत जी, इस देश में ज्यादातर छत्रप लीडर किसी न किसी रूप में दोषी हैं।
और अकूत संपत्ति के मालिक बन गए हैं ये लोग। लालू यादव, मुलायम सिंह का परिवार, स्टालिन का परिवार, उसके बाद सोरेन साहब का परिवार, ये सब लोग, मायावती जी, अकूत संपत्ति, इन लोगों का जो पुराना इतिहास था, जहां से ये शुरू हुए थे और जहां अब ये है, उसमें जमीन और आसमान में लेकिन यही है, जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो साध। इनके पास अगर समन पे समन पे जा रहा है, इनको जवाब तो देना बनता था। समन पे चुप्पी साधने से और चैलेंजिंग टोन में बात करने से क्या ये मामला खत्म हो जाएगा? और ये दर्शाना कि आदिवासी हैं, कल को कहेंगे दलित हैं, फलाना है, ढिमकाना है। अरे कोई आदमी अगर चोर है तो चोर है, डकैत है तो डकैत है, इसका कोई जात नहीं होता, चलिए, इसकी लेकिन कोई मुझे ये बिरादरी नहीं बताइए, होती। लेकिन ये बताइए, इसकी भी बड़ी लंबी फहरिस्त है आलोक जी। वो लोग जो कि शुरुआत में आपकी एजेंसी की गिरफ्त में होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो आपकी वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। उनको आप रीजनल छत्ता कहते हैं, बेईमान कहते हैं, उनके खिलाफ समन होता है, सब कुछ होता है, फिर एक दिन वो आपके साथ हो जाते हैं, फिर सब साफ, हम साथ साथ हैं। फ्रॉम हम आपके हैं कौन टू हम साथ साथ। देखिए, आपकी इस बात से मैं कुछ हद तक एग्री करता हूं, लेकिन कुछ हद तक डिसएग्री भी करता हूं। कौन सी बात से एग्री करते हैं? ये एग्री कर लिया। अग्री करते हैं कि कुछ बहुत ऐसे लोग हैं जिन पर उंगलियां उठी हुई हैं, और डिसएग्री ये करते हैं कि उनके ऊपर जो केस है वो विड्रॉ नहीं हुआ है। केस शिथिल पड़ा हुआ है लेकिन विड्रॉ नहीं हुआ है। तो ये क्या बात हुई? छगन भुजबल के साथ क्या हुआ? देखिए, जो सच्चाई है जो आपको बता ये इसका मतलब ये है कि कल को फर्ज कीजिए, ऐसा मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है, फर्ज कीजिए कि डॉक्टर तौसीफ की पार्टी छोड़ करके डॉक्टर खत्री आपका हाथ थाम लें बाय सम स्ट्रोक ऑफ लक, तो फिर इनके खिलाफ भी केस शिथिल पड़ जाएगा आप ही के लॉजिक के हिसाब से। अभी जो माहौल में दिख रहा है वो तो ऐसा ही दिख रहा है कि जो केस है वो कुछ शिथिल है पड़े हुए। क्या बात है, क्या बात है। केस विड्रॉ नहीं हुआ है, लेकिन मूवमेंट थोड़ा स्लो है। ये अगर मैं बोलूं कि नहीं है तो भी आप नहीं मानेंगे, क्योंकि ये पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जान रहा है। सही को सही, गलत को गलत बोलते हैं, फिर वो पार्टी लाइन नहीं देखते हैं। तो आप मान गए डॉक्टर तौसीफ, आलोक जी मानते हैं कि जब कोई साथ आ जाता है तो केस शिथिल पड़ जाता है, हालांकि केस पूरी तरीके से खत्म भी नहीं होता है। नहीं, ये तो आपके टीवी चैनल पे डिबेट में एकदम खुलेआम एक्सेप्ट कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को फंसाती है, और ईडी, आईटी और सीबीआई पता नहीं कितनी एजेंसियों का जांच कराने के बाद और फिर उसके बाद बीजेपी में जाते हैं तो उनपे जांच जो है धीमी हो जाती है। तो खुद बोल रहे हैं आलोक वर्ष जी, बहुत अच्छी बात है और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने एक्सेप्ट किया, आपने सच्चाई को, भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 से लेकर अब तक जो चीजें करती हुई आ रही है उस चीज को आपने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, जो चीजें हो रही हैं, जिस तरह से बार बार ये लोग जो ईडी के माध्यम से नोटिस दे रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के को नोटिस भेज करके उनको परेशान करके कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एक शब्द है अंग्रेजी का परसेप्शन, और ये परसेप्शन बनाने में बड़े माहिर हैं, नैरेटिव सेट करने में ये बड़े माहिर हैं।
मैं लिए चलता हूं 2014 में, जब 2014 के इलेक्शन होने वाले थे, तो उससे पहले अन्ना हजारे का जो मूवमेंट हुआ था, उस मूवमेंट में जिस तरह से उस वक्त की कांग्रेस लीड सरकार के खिलाफ इन लोगों ने जो परसेप्शन बनाया था कि 1 लाख करोड़ रुपए ये केंद्र सरकार के नेताओं ने जो घोटाला किया है, पता नहीं कौन 2G 3G 4G पता नहीं कौन कौन सा इन लोगों ने एलिगेशन लगाया था। तो ये एक परसेप्शन बनाया था अन्ना हजारे के मूवमेंट के माध्यम से, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अहम रोल था। और उस परसेप्शन के माध्यम से ये केंद्र में सत्ता को काबिज किया, और उसी का इन लोगों को एक लत लगा हुआ है कि परसेप्शन बनाओ, इनके खिलाफ एक नैरेटिव सेट करो, और फिर उसके बाद आवाम के बीच में जाकर के बताओ कि इन लोगों के पास इतने पैसे हैं। और अगर कोई मामला है, मैं कानून के हिसाब से अगर चलूं, अगर एक कोई मामला है, आपका ये कहना है ये प्रवर्तन निदेशालय के जो मामले हैं ये राजनीति से प्रेरित है, ठीक है। अब ये पॉलिटिकल आर्गुमेंट, एक सेकंड, ये पॉलिटिकल आर्गुमेंट हो गया। आपने कुछ कहा, उस पर बीजेपी कुछ कहेगी, फिर हम कुछ तर्क देखेंगे, हम तथ्य देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि बहुत सारे केस, जैसे कि आलोक जी बोल रहे थे, शिथिल पड़ जाते हैं इन्हीं एजेंसी द्वारा, अगर कोई जाके बीजेपी से हाथ मिला ले या मर्ज हो जाए या फिर अलायंस पार्टनर बन जाए। लेकिन कानून ये कहता है कि अगर कोई समन इशू हुआ है तो आप उस समन में अपना जवाब दें। जवाब ना देना ये अपने आप में क्या एक राजनीतिक संदेश नहीं है कि जाओ देते रहो समन? नहीं, देखिए, बेवजह किसी को परेशान अगर ईडी करना चाहती है और केंद्र सरकार और भाजपा परेशान कराना चाहती है, तो किसी भी कीमत पे माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ की सरकार को जो ये जिस तरह से कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं वो नहीं हो सकता है। एक बार माननीय मुख्यमंत्री वहां ईडी के दफ्तर में जाकर के अपनी बातों को रख दिया था, एक एक चीजों को रखा था। अब बार बार ये आप चाहेंगे कि ह्यूमिलिएट करें, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप ईडी का और सीबीआई का धौंस दिखा करके राजनीति नहीं करना चाहते हैं। ये सच है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कुणाल, ऐसे में आपका ये कहना कि एक बड़े बुजुर्ग की तरह बहुत संयम से प्रवर्तन निदेशालय का काम करना, तो ऐसे लगता है जैसे कि एक बहुत ही मतलब, कहाँ आप देखिए डॉक्टर तौसीफ क्या कह रहे हैं और डॉक्टर खत्री क्या कह रहे हैं कि ये एजेंसी ह्यूमिलिएट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, और आप हैं कि उस एजेंसी को बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं। देखिए, अब मैं तौसीफ जी ने जो बात कही मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। इन्होंने परसेप्शन की जो बात कही, परसेप्शन अगर बीजेपी बनाती है, लेकिन अगर जो सरकारी एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही, अगर आप भारत के संविधान पे विश्वास रखते हैं तो जो सरकारी एजेंसियां हैं जो कि संविधान से चल रही हैं, अगर उनका एक प्रोसेस है तो प्रोसेस में भाग लेने में आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? ऐसा तो नहीं है कि ईडी ने उन्हें गुनहगार साबित कर दिया या उन्हें घोटालेबाज साबित कर दिया। सिर्फ अगर एक समन के बाद 6 समन भेजने के बाद 7वां समन अगर जाता है तो मुख्यमंत्री, और जैसा तौसीफ जी ने कहा कि मुख्यमंत्री एक बार वहां जा भी चुके हैं, तो वो मामला दूसरा था। ये जमीन घोटाले के मामले में उन्होंने अभी तक कोई अपना जवाब दर्ज नहीं कराया है, तो जवाब दर्ज कराने में क्या दिक्कत है? तौसीफ, मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ, नहीं, आपने जिस तरह से ईडी की बात किया, मैं जरा जवाब दे दूं। हाँ, नहीं, देखिए कुणाल जी, आपने जो बात कहा कि ईडी का जवाब देना चाहिए और संविधान पे विश्वास, बिल्कुल बेशक हम लोग संविधान पे विश्वास ही रखते हैं। हम संविधान को ताक पे रख करके नहीं चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सत्ता की खुमारी में आकर के संविधान को ताक में रख करके सभी को कटघरे में खड़ा करना चाहती है और अपने को पाक साफ शफाफ दिखाना चाहती है जनता के बीच में, तो ये होने वाला नहीं है। आप दो तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, एक तरह की बात होनी चाहिए। आलोक वत्स जी, सैल्यूट करता हूं, आपने अपने पार्टी के बारे में अच्छी बातें कही कि जब वो लोग एलिगेशन लगाते हैं, छगन भुजबल और अजित पवार के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगे, 100 करोड़ और 1000 करोड़ के आरोप लगे, और ये फडणवीस साहब ने कहा कि चक्की पीसिंग, और जब इन्होंने ज्वाइन कर लिया आपकी सरकार के एक ये पार्ट बन गए, तो फिर ये आपने सही कहा आलोक जी कि वो जो उनकी जो इंक्वायरी थी, ईडी की जो कार्रवाई थी, वो सारी जो है धीमी पड़ गई
और लगभग वो खत्म हो चुकी है। तो आप इस कैसी ईडी की कार्रवाई, ईडी पे मैं क्वेश्चन मार्क करता हूं, मैं सीबीआई पे क्वेश्चन मार्क करता हूं, आईटी पे क्वेश्चन मार्क करता हूं। ये कैसा संविधान है, ये कैसी सरकार है कि दो नजर नहीं होना चाहिए, दो चश्मे से आप नहीं देख सकते हैं। आपको क्लियर बात करना पड़ेगा। अगर अजीत पवार पे, छगन भुजबल पे आरोप लगाया था और चक्की पीसिंग जैसे बातों को फडणवीस साहब ने कहा था, तो फिर क्यों नहीं उन लोगों के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई थी, जिस तरह से प्रोसेस बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा था, वो कहां चला गया? तो आप जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को आप परेशान करना चाहते हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। राज्य की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। राज्य की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री को इतना काम करते हुए अपना लोकप्रिय मान लिया है कि अब इन लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि सीबीआई और ईडी के माध्यम से परेशान करना चाहते हैं। लेकिन ये सच है कि झारखंड की जनता का आशीर्वाद यहाँ पे गठबंधन की सरकार को है, गठबंधन के मुखिया को है, हेमंत सोरेन जी को है। ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, आपकी बात सुन ली डॉक्टर खत्री, आप, उसके बाद आलोक वत्स। डॉक्टर खत्री, ऐसे में देखिए, शुरुआत में हम लोगों को एक जो नेचुरल प्रोसेस ऑफ द लॉ है उसमें ये होता है 6 समन, 7वां समन, और अगर ईडी उसमें ये लिख दे कि अब इसके बाद ये माना जाएगा कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो टेक्निकली वो अदालत में जा करके ये चीज बोल सकते हैं कि भाई ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से कानून संगत और तर्क संगत अगर फिर कोई कार्रवाई होती है, जैसे कि उनकी गिरफ्तारी, तो फिर वो हमेशा जाकर के जायज ठहरा सकते हैं कि देखिए हमने कई बार कहा ये नहीं मान, ये बाय द लॉ यही प्रोसेस रहता है। लेकिन यहां पर आते हैं इस चर्चा के बाद जो मुझे समझ में आ रहा है, एक पॉलिटिकल डायमेंशन। डॉक्टर खत्री, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी पार्टी खुद ही ललकार रही है ईडी को कि गिरफ्तार करो, तो ताकि हम जो है जनता के बीच में शहीद की एक उपाधि हमें प्राप्त हो, हम जाकर के जनता में ये बोलें चुनाव से पहले कि देखो हमें गिरफ्तार कर लिया? नहीं, हम सच की बात कर रहे हैं। अभी जब ओपनिंग कमेंट में मैंने कहा था, तो उसको भारतीय जनता पार्टी के जो साथी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि इस तरीके का चैलेंजिंग बात कर रहे हैं, भड़काने वाली बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि जो नेता, जो पार्टी उनके साथ चली जाती है, उन पर कार्रवाई ईडी और सीबीआई की खत्म हो जाती है या उसको कम कर दिया जाता है। उन्होंने तो आपके चैनल पर स्वीकारने का काम किया, पहली चीज। तो अब कौन संविधान की बात करेगा? ये किस मुंह से संविधान की बात कर रहे हैं? आपके पास क्या 2 संविधान है? एक अपना संविधान और एक भारत का संविधान। उसको चलाने की कोशिश करिएगा आप, भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप हेमंता विश्व शर्मा पर कार्रवाई की बात क्यों नहीं करते हैं? आप अजीत पवार पर कार्रवाई की बात क्यों नहीं करते हैं? अब छगन भुजबल पर क्यों नहीं करते हैं? आपको लग रहा है आप फोर्स करना चाहते हैं कि लोग आपके साथ आए। ये गलत फहमी में है। आपके साथ 1 to 1 मुकाबला होगा और उसमें आप कहीं नहीं रहिएगा। आने वाले समय में चुनावों में आप करिए गिरफ्तार। नहीं, लेकिन डॉक्टर खत्री आप ये बताइए, तो करिए ना गिरफ्तार। डॉक्टर खत्री एक बात बताइए, अब 7वें समन के बाद अगर गिरफ्तारी की कार्रवाई करना शुरू कर दे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो उसके बाद फिर कैसे मुकाबला कीजिएगा? संकेत जेल में बंद होकर के थोड़ी हेमंत सोरेन जी मुकाबला करेंगे। सब कुछ इनके पास है, सब सारा तंत्र मंत्र सब इन्हीं का है। ये तो कुछ भी कर सकते हैं ना। ये तो आधी रात को किसी को उठवा सकते हैं, आधी रात को सरकार मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा सकते हैं। हम क्या गलत बात, जो चीजें देश के अंदर में हो चुकी हैं ये वही करना चाह रहे हैं। लेकिन जो आप सभी समन के बारे में मैं बता देना चाहता हूं, सभी समन का जवाब पत्र के, ऐसा नहीं है कि कोई भाग रहा है। सभी समन का जवाब जो पत्र आया उसका जवाब पत्र के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया है। और उन्होंने बार बार कहा है, कोर्ट में भी कहा है, माननीय न्यायालय में भी कहा है कि मैंने सभी जानकारी अब मैं दे चुका हूं, अब कुछ देने के लिए जानकारी बची नहीं है। एक्चुअली ये चीज पूछना चाहता था डॉक्टर खत्री, क्योंकि देखिए खुद उपस्थित ना होकर भी आपको वो जो समन है उसमें क्यों आप उपस्थित नहीं हो रहे हैं, आपको इसका भी पत्राचार तो करना ही होता है। तो उसमें क्या जवाब दिया है आपने, क्या बोला है? नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री का अपना ये क्षेत्र है, वो खुद करेंगे। वो सारी चीजें सार्वजनिक जरूर होंगी। जब भी पत्राचार वहां से होता है तो वो भी सार्वजनिक होता है, और हमारे यहाँ से भी होगा तो वो भी सार्वजनिक होगा।
लेकिन बार बार, और जिस खनन घोटाले की, खनन लीज घोटाले की बात ये लोग कर रहे थे लिफाफे में, उसको झारखंड की हाईकोर्ट ने खारिज करने का काम किया। इस पर ये क्यों चुप हो जाते हैं? इसकी भी जानकारी होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। जो लिफाफा खुलेगा, एटम बम हम फोड़ देंगे, ऐसा ऐसा बयान आता था गवर्नर्स के द्वारा कि एटम बम फूटेगा। अरे तो आप एटम बम फोड़िएगा तो झारखंडी लोग तो तीर धनुष चलाने का काम करेंगे ना, वो चुप रहेंगे? चलेगा तीर धनुष। और झारखंड का इतिहास रहा है कि बड़े से बड़े बम और गोले का जवाब तीर धनुष से दिया है हमने, हम आगे भी देंगे, चुनाव में देंगे, और चुनाव आने वाले हैं। आलोक जी घबराहट का तो जवाब आपके और अंदर है। उसके बाद कुणाल सिंह। आलोक जी। देखिए, अगर 7 समन इनके पास गए हैं तो इनको समन का जवाब तो देना चाहिए। गवर्नमेंट का एजेंसी अगर आपको समन दे रही है, वो भी 1-2 नहीं 7-7 बार, तो आप उसको नहीं देकर और ये शहीद बनने की जो प्रक्रिया में लगे हुए हैं आप, और अपने को आदिवासी दिखाकर कि एक आदिवासी को अरेस्ट कर लिया, आप तो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहे कि अरेस्ट के अलावा। जब आप जवाब देने नहीं जाएंगे तो अंतोगता हार के उनको आपको अरेस्ट करना होगा, अरेस्ट करेंगे, उसके बाद जो उस पर उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मेरे समझ में ये नहीं आता कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अगर आपको समन जारी हुआ है, आप पाक साफ है, तो भी आप जाके वहां अपने जवाब तो दीजिए। जवाब नहीं देना ये क्या दर्शाता है कि आप उस चीज को कबूल रहे हैं कि हाँ जी हम पर जो हो रहा है वो सही हो रहा है, हम जितना दिन अवॉइड कर सकते हैं कर दे, अंतोगत्वा हम अरेस्ट होंगे ही, हमने कुछ काले कारनामे किए हुए हैं जो उनके हाथ लग गई है। क्या बात है? आप अगर नहीं पाक साफ हैं तो आप समन का जवाब दीजिए, वहां पेश होइए। कौन सा आप झारखंड को पेरिस बना रहे हैं जो आपके पास टाइम नहीं है, और झारखंड अब धंसता ही चला जा रहा है। आपका कितना प्राइवेट सेक्रेटरी सब कितना घोटाले में पकड़ी गई, ये सब लोगों ने देखा है कि वहां घोटालों का अड्डा है। इसलिए मेरे समझ से तो इनको अति शीघ्र को ईडी के न्यायालय में जाकर अपनी सफाई देनी चाहिए और पत्र का जवाब देना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत यही सबसे उचित कदम होगा। तो जो मैं समझ पा रहा हूं ये बड़ा साफ है कुणाल कि एक स्थिति की ओर हम जा रहे हैं जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई, हमने यहाँ दिल्ली में भी देखा कि ऐसे ही समन जो है वो अरविंद केजरीवाल को भी इशू हुए हैं किसी और मामले में, और हमने ये भी देखा है कि दिल्ली के 2 मंत्री जो हैं वो और सांसद आम आदमी पार्टी के वो जेल में हैं। ऐसे में क्या प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से नव वर्ष में, नए साल में ऐसी कार्रवाई हो सकती है कि एक प्रदेश का सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरेस्ट कर लिया जाए, और इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे झारखंड में? देखिए, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये जो पूरी जो पृष्ठभूमि बन रही है वो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के अरेस्ट की ओर ही है। सारी जो पृष्ठभूमि है वो बन रही है। जिस तरीके से ईडी के समन पे समन देने के बाद भी, और ईडी अपनी पृष्ठभूमि 7 समन से पूरी बिल्कुल तरह तैयार कर चुकी है। दूसरी ओर अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूं तो जिस तरीके से ईडी की पिछली कार्रवाई, जैसा कि आप कह रहे थे कि और भी राज्यों में ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से ये अंदाजा तो लगा लिया गया है कि ईडी के कार्यालय में जाना और जवाब देना अब कोई खतरे से कम नहीं है। इसलिए अब जो सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो दूसरी ओर विक्टिम कार्ड की ओर बढ़ रहे हैं। अब वो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए ही वो ईडी को इतना ये कर रहे हैं कि वो ईडी आए और उन्हें गिरफ्तार करे, क्योंकि गिरफ्तार होने के बाद ये जो झारखंड की जो पूरी राजनीति है, जैसा कि तनुज खत्री भी बता रहे थे कि तीर धनुष की राजनीति है। तो अब मुख्यमंत्री अगर एक बार गिरफ्तार होते हैं तो एक ये आंदोलन होगा, लोग सड़कों पर आएंगे। अब और आने वाला साल जो चुनावी साल है उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो विक्टिम कार्ड खेल के ही लोग जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं। तो ये जो दोनों तरफ से जो ईडी की जो कार्रवाई और मुख्यमंत्री की जो
कार्यालय की ओर से जो कुछ भी रणनीति बनाई जा रही है, वो दोनों की पृष्ठभूमि वहीं पर जाके समाप्त होती है जहां पर मुख्यमंत्री गिरफ्तार होते हैं, और उसके बाद झारखंड की राजनीति जो है एक नई करवट लेगी। नहीं, लेकिन देखिए ऐसा है, जब आप चैलेंज कर दें और चाहें कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं और उससे पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए, तो कुणाल, जेल में बंद होकर के क्या पॉलिटिकल माइलेज आप ले लेंगे? क्योंकि आप देखिए, आपको नहीं लगता है कि ये एक दिक्कत की भी बात हो सकती है? क्यों डॉक्टर खत्री, अगर फर्ज कीजिए ये योजना है और अगर हेमंत सोरेन जो फेस ऑफ दिस अलायंस और फेस ऑफ झारखंड सरकार हैं, वो अगर इन समन्स की पर कार्रवाई ना करना या ना आने के आधार पर अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं, तो आप पिक्चर करिए, चुनाव की कैंपेनिंग में एक मुख्यमंत्री जो है वो जेल में रहेगा और वहीं जो पूरा आपके विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी रहेगी, उसके सारे लोग जो हैं वो सड़क पर रहेंगे, लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे होंगे। ऐसे में नुकसान किसका है? आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर खत्री। खत्री साहब की आवाज नहीं आ रही है, वापस जाने की कोशिश कर। डॉक्टर आवाज आ रही है? हाँ, अब आवाज आ रही है जी, बोलें खत्री साहब। मैं संकेत जी वही कह रहा हूं कि झारखंड की भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई चेहरा नहीं है जो सीधे सीधे चुनाव में या कार्यशैली में या छवि में या किसी भी पहलू पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से सीधे टक्कर ले सके। ये बोरो करके लाते हैं, चेहरा बदलते हैं। और कुणाल जी भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि ये सारी लड़ाई ही उसी की इस एक चेहरे को खत्म करने की है, एक चेहरे को डिफेम करने की है। और बीजेपी के पास कब लोकल चेहरा होता है? सारे चुनाव तो मोदी जी के चेहरे पे लड़े जाते हैं। बिल्कुल, तो झारखंड के अंदर में भी वही स्थिति है, कोई अलग स्थिति नहीं है। तो झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के पास भी आज कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो क्रश करना चाहते हैं। और आप योजनाओं, जो योजना हमने देने का काम किया लगातार 4 सालों में, जो हमने काम किया, जो विधानसभा से जो विधेयक पारित हुए ऐतिहासिक, उस पर उसका जवाब ये ईडी और सीबीआई और आईटी को ला करके देते हैं। तो दीजिए, हम तो चाह रहे हैं कि आप दीजिए, क्योंकि अंतिम फैसला तो जनता की अदालत में होना है, और वही हमारे लिए और किसी के लिए भी जनता का अदालत ही सर्वोपरि होता है, तो उसमें फैसला हो जाना चाहिए। तब सब चीजें तो चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना, सरकार को गिराने के लिए, बनाने के लिए, अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ये तो मैं आपको बता रहा हूं, आज 30 दिसंबर 2023 को हम बात कर रहे हैं संकेत जी। 29 दिसंबर 2019 को जब सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था, आज से 4 वर्ष पूर्व, ये लोग कहते थे कि हम खरमास के बाद यानी कि 14 जनवरी के बाद सरकार गिरा देंगे, फिर होली के बाद सरकार गिरा देंगे, फिर दिवाली के बाद सरकार गिरा देंगे, फिर कोविड में सरकार गिरा देंगे। ये तो यही कर रहे हैं। सरकार आप सामना करते ना, हमारा मुद्दों पर सामना करते, आपके विधायक थे ना विधानसभा में, ऐसा तो नहीं था कि आपकी स्थिति जीरो हो गई थी। लेकिन अब अगर यही आचरण रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, तो स्थिति जीरो होने जा रही है सदन के अंदर आपकी। जी तौसीफ साहब, कुणाल सिंह, डॉक्टर खत्री और आलोक वत्स, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं कि जब हैप्पी न्यू ईयर होगा और 2024 के चुनाव के बाद एक झारखंड में भी चुनाव होंगे, तो उससे पहले क्या एक स्थिति तैयार हो रही है या बन रही है जिसमें हेमंत सोरेन, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अरेस्ट कर लिए जाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो उसका राजनीतिक लाभ बीजेपी लेगी या फिर उस पर पॉलिटिकल माइलेज झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन झारखंड में लेगी। इस बहस में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए